अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करना है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में, जिसका टॉपिक है स्केचिंग। यानी इसमें हम देखेंगे कि अगर हमने ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा जो सबसे पहला, वो है ग्राफ ऑफ द कर्व हैविंग इक्वेशन r इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी अगर आपके पास कोई इस टाइप की इक्वेशन आ जाती है r इज इक्वल टू साइन थीटा और आपने उसका ग्राफ स्केच करना है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर इससे आपकी हेल्प हो तो। और ये जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर कि अगर आपने ग्राफ बनाना है एक ऐसी कर्व का जिसकी इक्वेशन है r इज़ इक्वल टू साइन थीटा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से थीटा को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यानी जब भी हमने ग्राफ बनाना होता है तो एक पॉइंट से तो नहीं बनता, ठीक है, हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो अब इसके अंदर हम r की वैल्यू या थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे और r निकालते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ थीटा की एक एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट, जैसे अगर हमने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो, जैसे अगर y इज़ इक्वल टू 2x प्लस 3 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं कि x की वैल्यू पहले 0 पुट की तो y की जो वैल्यू आई वो एक पेयर बन गया। इसी तरह से x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर रहे हैं और y की जो वैल्यू आ रही है वो आपका दूसरा पेयर बन जाएगा। यानी x की वैल्यूज़ आप चेंज करते जाते हैं और y की जो वैल्यूज़ आती जाती हैं उनको पेयर्स बनाते हुए आप 6, 7, 5 जितने भी पेयर्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो फाइंड करते हैं और देन ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यू को चेंज करना है। थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें बाय 30 डिग्री, यानी थीटा को 0 से स्टार्ट करें। ये हमने एक टेबल बना लिया जिसमें थीटा है और आर है। थीटा को पहले 0 पुट करें। जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो आर की वैल्यू भी 0 आ गई। अब थीटा को इंक्रीज़ कर दें बाय 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम रेडियंस में कहते हैं π/6। तो आपने 0 में π/6 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे π/6 आ जाएगा। तो साइन 30 या साइन π/6 वो होता है हमारे पास 1/2। तो r की यहाँ से न्यू वैल्यू आ गई 1/2, तो दूसरा पेयर हमारे पास बन गया। ठीक है, फिर π/6 में ऐड कर दें π/6, क्योंकि हमने इसको इंक्रीज़ करना है π/6 से, तो ये जो ओरिजिनल एंगल है इसमें π/6 ऐड करेंगे तो वो π/3 आ जाएगा। ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, π/6 प्लस π/6, तो ये ऐड होके हो जाएगा 2π/6, और 2 3 ज़ार 6 होता है, तो π/3। उसके बाद आपने π/3 इसमें पुट किया थीटा की जगह पे, तो r की वैल्यू आ गई √3/2। उसके बाद आप मज़ीद इसमें π/3 में π/6 ऐड करेंगे तो π/2 आ जाएगा, और साइन की π/2 पे वैल्यू होती है 1। इसी तरह से π/2 के अंदर अगेन π/6 ऐड करें, यानी हर एंगल में आपने क्या करना है, π/6 ऐड करते जाना है। तो ये आपने यहाँ तक इसकी ऑलमोस्ट हमने 13 वैल्यूज़ निकाली हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आगे जगह नहीं थी तो उसी टेबल को मैंने नीचे दोबारा से ड्रॉ कर दिया। 0 से हमने शुरू किया और हम उसको 2π तक लेकर गए हैं। 0 में π/6 ऐड करते जाएं तब तक जब तक आपके पास जो है वो एंगल 2π तक नहीं पहुँच जाता। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 13 वैल्यूज़ बन रही हैं। तो आपने हर थीटा की वैल्यू के रिस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू भी फाइंड कर ली। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा कैलकुलेटर से। उसके बाद नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी हमने कि देर आर 13 पेयर्स इन टेबल बट ओनली 6 पॉइंट्स आर प्लॉटेड। ये जो हमने एक बना लिया ग्राफ, ठीक है, एक हमारे पास ये y एक्सिस था और x एक्सिस था, तो उस पर हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए कि x की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो r की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू π/6 हो यानी 30 डिग्री हो तो r 0.5 होता है यानी 1/2 होता है। तो थीटा की वैल्यू आपने ये 30 डिग्री ली। ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया। ये ड्रॉ करना पेपर में नहीं आता। यूजली क्या होता है कि अगर ग्राफ आएगा भी तो उसको आपको रीड करना होगा। ठीक है, पास्ट पेपर्स में भी मेरी नज़र से आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं गुजरा कि जिसके अंदर ग्राफ ड्रॉ करना आया हो। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, इसके प्रोसीजर को हमने यही जैसे हम आम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना पॉइंट्स लेकर, वो हमने इधर ड्रॉ कर लिया। अब बात यहाँ पे ये है समझने वाली कि टोटल 13 पॉइंट्स थे जो हमने ऊपर निकाले हैं ये सारे मिला के। ठीक है, लेकिन ड्रॉ हमने सिर्फ 6 किए हैं, 1 2 3 4 5 और ये वाला एक 6। ठीक है, तो ये 6 क्यों ड्रॉ किए हैं, क्योंकि देखें जो बाकी सारे हैं ना वो सेम वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे भी 0 था, ये भी 0 आया, ये 1/2 था, उसका सिर्फ साइन चेंज हो गया। ये यहाँ पे √3 आया था
3 के ऊपर यहाँ पे भी सेम आया है, लेकिन उसका साइन चेंज हो गया है। इसी तरह से इधर भी आप देख सकते हैं r की वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि अगर r जो है उसके साथ एंगल थीटा आ रहा हो और जब हम r का साइन चेंज कर देते हैं तो थीटा की जगह हम थीटा प्लस 180 कर देते हैं, ठीक है। और हमने कहा था कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम यही वाला रूल अप्लाई करेंगे कि जब r का साइन चेंज हो गया और इसमें अगर आप ऐड करके देख लेना, ये थीटा है आपका, इसमें आप 180 यानी पाई ऐड कर दें, 180 का मतलब है पाई, तो इसमें पाई ऐड कर दें तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6 आ जाता है, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें तो r का साइन चेंज हो गया तो थीटा की जगह थीटा प्लस 180 आना चाहिए। तो इस थीटा में आपने 180 यानी पाई ऐड कर दिया, तो इसका भी जब आप एलसीएम लेंगे तो वो 3 आएगा, ऊपर पाई प्लस 3 पाई तो वो 4 पाई बाय 3 आ जाएगा। सिमिलरली ये तीनों पॉइंट्स भी इसी तरह से हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स सेम थे तो इसलिए हमने इनको दोबारा से ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ एक दफ़ा उनको ड्रॉ किया, दूसरी दफ़ा हमने उनको बस नीचे एक्सप्लेन कर दिया कि वो सेम थे सारे, इसलिए हमने दोबारा ड्रॉ करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है जी। अब बिकॉज अदर पॉइंट्स आर सेम एज देम, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा इज इंक्रीज बाय 180 और पाई, ठीक है। होप सो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलें इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, कि ये जो सर्कल हमारे पास एक सर्कल बना है इसकी इक्वेशन अगर हमने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, जो इक्वेशन थी सर्कल की ऊपर हमें दी हुई थी ना यहाँ पे फंक्शन के अंदर r इज इक्वल टू साइन थीटा, वो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी और दोनों साइड्स पे आपने क्या करना है r के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इधर r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर, यहाँ r मल्टीप्लाई होगा तो r साइन थीटा। अब हमने पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 23 के अंदर पढ़ा था कि r स्क्वायर इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, जिसमें हमने पोलर और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की कन्वर्जन पढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ पे r स्क्वायर हमने पढ़ा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा था। तो ये जो r साइन थीटा है इसकी जगह हमने y पुट कर दिया और r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y वहाँ प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस होगा, इक्वल के उधर रह गया 0। उसके बाद यहाँ क्या करना है आपने x स्क्वायर एज इट इज़ और ये जो y स्क्वायर माइनस वाई की दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने यहाँ पे ना स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करना है। x स्क्वायर पे तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सिंगुलर वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं तो इन पे हम अगर हम फॉर्मूला कंप्लीट करना चाहें तो ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। तो 2a, a की जगह आ गया y और b की जगह क्या पुट करेंगे कि आंसर y आए, क्योंकि हमें यहाँ पे y चाहिए तो हमारे पास तो 2a भी होता है ना, तो 2a हमने लिख लिया। b की जगह कोई ऐसा नंबर लिखना है कि हमारे पास सिर्फ y बचे, तो इसका मतलब है 2 का रेसिप्रोकल होगा ताकि 2 और 2 कैंसिल हो और वापस y आए, ठीक है। तो हमने b की वैल्यू यहाँ पे 1/2 पुट की। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, b की वैल्यू हमने 1/2 सेलेक्ट की है तो यहाँ b का स्क्वायर आ गया और ये हमें यहाँ पे टर्म ऊपर नहीं दी हुई थी, तो जो टर्म हमने खुद से ऐड की है उसको हमने वहाँ पे माइनस भी करना है। मैथ्स के अंदर ये रूल होता है कि आप कुछ ऐड कर रहे हैं खुद से तो उसको माइनस करें, कुछ माइनस कर रहे हैं तो उसको प्लस करें, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करें, ठीक है। तो उसका उलट करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने उसको प्लस किया खुद से तो उसी वैल्यू को आपने माइनस भी करना है। अब ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये जो अंदर वाली तीन वैल्यूज़ हैं ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a की जगह y और माइनस b की जगह 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो माइनस 1/4 है क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वहाँ जाके वो हो जाएगा प्लस 1/4। अब यहाँ से क्या पता चलता है हमें, ये इक्वेशन बनी है ना हमारे पास, ये हमने इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हमें पहले याद होनी चाहिए कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x के साथ जो वैल्यू होती है वो x नॉट होती है, y के साथ जो वैल्यू होती है वो y नॉट होती है, और x नॉट y नॉट जो है वो ओरिजिन होता है, सॉरी सेंटर होता है सर्कल का, और यहाँ पे जो आर स्क्वायर है ये रेडियस को शो कर रहा है। तो इस इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को तो x के साथ यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x नॉट की वैल्यू 0 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x नॉट इज इक्वल टू 0। y के साथ यहाँ पे है 1/2, तो यहाँ y के साथ जो होता है वो y नॉट होता है, तो इसका मतलब है ये y नॉट की वैल्यू है माइनस 1/2, ठीक है। सॉरी y नॉट की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1/2, क्योंकि ये माइनस जो है ये तो फॉर्मूले का है, ठीक है। तो y नॉट की जगह सिर्फ क्या आ रहा है
1/2 आ रहा है। अब दूसरी साइड पे r का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे तो हमारे पास 1/4 है। 1/4 किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का। तो यानी r स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई थी 1/4, और यहाँ से हमने r निकालने के लिए दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, तो r हमारे पास आ गया 1/2। तो अब हमने जब सेंटर बताना है तो वो x0 y0 होता है, तो x0 की वैल्यू कॉमा लगा के y0 की वैल्यू, ये हमारे पास आ गया सेंटर, और रेडियस जो है वो हमारे पास आ गया 1/2। तो इस तरह से हमने इस सर्कल का रेडियस भी फाइंड कर लिया और सेंटर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो बेसिकली इसी तरह का होगा कि आपने क्या करना है, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्व्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी जो r थीटा है उसके अंदर अगर कर्व्स ड्रॉ करनी है तो कैसे ड्रॉ करते हैं। तो कर्व ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप कि हमें सिमेट्री का पता होना चाहिए। सिमेट्री क्या होती है ये हम आई थिंक मिड टर्म में किया था हमने, नहीं तो आपने कैलकुलस 1 में ये ज़रूर किया होगा कि सिमेट्री का मतलब होता है कि सेम। ठीक है, अगर हमारे पास, पहले हमने एक्स वाई की फॉर्म में ये पढ़े थे ना कि अगर हमारे पास इस तरह से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है इस साइड पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि एक्स वाई है, और जब हम इस साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये वाई है, तो ये माइनस एक्स वाई है। तो एक्स वाई और माइनस एक्स वाई जो है ये सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस के इधर और इधर सेम शेप आ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी फॉलो करना है कि अगर आपके पास एक पॉइंट आर थीटा है और आप उसका एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट लेते हैं जिसमें आर माइनस थीटा है, तो ये जो ग्राफ होगा ये सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को हम यहाँ पे इनिशियल लाइन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर x की बजाय हम y का साइन चेंज कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा ना पॉइंट, माइनस वाई यहाँ होगा और x तो सेम है, तो ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस। तो सेम यहीं पे कॉन्सेप्ट आपने ये वाला अप्लाई कर लेना है। अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो है वो अनचेंज रहती है अगर आर थीटा रिप्लेस हो जाए आर पाई माइनस थीटा से। ठीक है, y की वैल्यूज वहाँ पे चेंज हो रही थी ना, y हमने कर दिया था ऊपर x और y की वैल्यू को माइनस वाई कर दिया था, तो यहाँ पे आपने जब माइनस थीटा किया तो x एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक था, और जब आपने पाई माइनस थीटा करना है तो y एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये MCQs के लिए आपने बातें याद रखनी हैं। और पोल के अलॉन्ग सिमेट्री कब होती है? पोल के अलॉन्ग तब होती है अगर r का साइन चेंज हो जाए। अगर पहले r थीटा था फिर माइनस r थीटा हो जाए तो वो फिर पोल के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये वाला x एक्सिस के अलॉन्ग था, ये y एक्सिस के अलॉन्ग था, और ये पोल ये सेंटर होता है, तो ये सेंटर के अलॉन्ग जो है वो सिमेट्रिक है। उसके बाद है जी सेकंड, फर्स्ट पे हमने देख ली सिमेट्री, सेकंड नंबर पे हमने देखनी है पोजीशन ऑफ द पोल। कर्व के हिसाब से पोल की पोजीशन क्या है। ठीक है, पोल का मतलब है कि सेंटर। अगर आपने जब पोजीशन फाइंड करनी है ना पोल की, तो इसका मतलब है कि आपने आर को 0 पुट करना है और थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ये आपके पोल की पोजीशन होगी। ठीक है, जब भी आपने पोल की पोजीशन निकालनी है तो आर को 0 पुट कर देना है और थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। थर्ड स्टेप क्या होता है, टेबल ऑफ वैल्यूज़ ड्रॉ कर लें। जैसे अभी हमने पिछली एग्जांपल में टेबल ड्रॉ किया ना, पूरा थीटा की वैल्यू पुट करते जाएं और आर की वैल्यू निकालते जाएं, इस तरह से आपने टेबल एक ड्रॉ करना है। ये 3 स्टेप्स आपके पूरे होते हैं। टेबल बनाने के बाद फिर आपने इस पोजीशन को देखते हुए या सिमेट्री को देखते हुए इन पॉइंट्स जो टेबल में आएंगे उनको पुट करना है और एक ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व, ये जो ऊपर हमने पढ़ा है पोजीशन ऑफ पोल रिलेटिव टू कर्व, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जब आर आप 0 पुट करते हैं और अगर इत्तफाकन थीटा भी 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जो कर्व है ना वो पोल में से पास कर रही है। ठीक है, ये पोल है तो कर्व जो होगी वो इसके अंदर से पास कर रही होगी। कब? जब आर भी 0 हो जाए और थीटा भी 0 हो जाए। उसके बाद कुछ शेप्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जिनके आपने बस नाम याद रखने हैं। इनकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्केचिंग है वो यहाँ पे नहीं है आपके इसके अंदर सिलेबस के अंदर इतनी डिटेल में, तो आपने भी इसकी डेप्थ में नहीं जाना, बस इनके नाम याद करें और इनकी शेप्स याद रखें कि कैसे आते हैं ये। जैसे कार्डियोइड्स हैं, कार्डियोइड्स जो है ये हार्ट शेप के होते हैं। ठीक है, और इसका ग्राफ जो है 4 तरह से बन सकता है कि या तो ये हार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है इसका कॉर्नर, या राइट साइड पे है, या डाउनवर्ड है, या अपवर्ड है। तो इन चारों की इक्वेशंस भी आपको याद होनी चाहिए कि जब ये राइट साइड पे हो रहा होता है, इसका कॉर्नर जा रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन होती है r = a × 1 - cos थीटा। अगर इसका कॉर्नर लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे है, सॉरी,
ये लेफ्ट साइड पे था और ये राइट साइड पे है, तो r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा की फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है हार्ट, और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है तो ये लेफ्टवर्ड होगा कॉर्नर, और अगर पॉजिटिव है तो राइटवर्ड होगा। अब अपवर्ड और डाउनवर्ड कब होता है? जब फंक्शन में साइन थीटा यूज़ हो जाए। साइन थीटा के साथ नेगेटिव है, सेम इक्वेशन है, सिर्फ कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अगर ये साइन के साथ नेगेटिव है तो इट मीन्स वो डाउनवर्ड होगा कॉर्नर, और अगर प्लस है तो अपवर्ड होगा। साथ में थीटा और आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो इनकी बेसिकली आपने इक्वेशंस याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शेप्स हैं वो हैं कार्डियोइड्स एंड लिमाकॉन्स। अब ये जो इक्वेशंस है ना चार, ये लिमाकॉन्स की हैं। कार्डियोइड्स की तो आपने पीछे पढ़ ली है ना, तो लिमाकॉन्स की ये इक्वेशंस हैं। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा और ए माइनस बी कॉस थीटा। यही लिमाकॉन्स की जो इक्वेशन हैं ये कन्वर्ट हो सकती हैं कार्डियोइड्स के अंदर अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए। कैसे? जैसे इसकी जगह b की जगह अगर आप a पुट कर देते हैं तो ये a प्लस ए साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ से आप a कॉमन ले लें, तो a कॉमन लें तो अंदर बचता है 1 प्लस साइन थीटा। r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू a 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये चारों तो कार्डियोइड्स की इक्वेशंस होती हैं ना, तो इसलिए ये आपने पॉइंट याद रखना है कि लिमाकॉन्स की इक्वेशंस को कन्वर्ट किया जा सकता है कार्डियोइड्स की इक्वेशन में अगर a इज इक्वल टू b हो तो। और इनकी जो पोजीशन है वो डिपेंड करती है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे हमने पीछे हार्ट्स के अंदर पढ़ा है ना, उसके अंदर कार्डियोइड्स के अंदर, कि अगर साइन थीटा नेगेटिव है तो वो कॉर्नर डाउनवर्ड होगा, ठीक है। इस तरह से आपने इसके अंदर भी देखना है। तो इसकी शेप किस तरह की होती है लिमाकॉन्स की? हार्ट से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में होती है, और ये लूप होता है इसके अंदर, ठीक है। लेमिकॉन विद इनर लूप कब बनती है? जब a ओवर b की अगर आप रेशो लें, ठीक है, ये जो ऊपर a और b की वैल्यूज़ हैं इनकी अगर आप रेशो लेते हैं और आंसर लेस देन 1 आ जाता है, फिर ये इनर लूप के साथ बनती है, ठीक है। और अगर इनकी रेशो में आंसर 2 या 2 से बड़ा आ जाता है तो फिर ये थोड़ी सी सर्कुलर, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी यहाँ से ये प्लेन है लेकिन ये एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद है लेमन स्केट। लेमन स्केट क्या होता है? इफ़ ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो तो इस तरह की जो इक्वेशंस हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा, माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा एंड माइनस ए स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये इक्वेशंस जो हैं ये एक पैरेलल प्रोपेलर शेप्ड कर्व्स को शो करती हैं। प्रोपेलर शेप जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। इन्हें हम लेमन स्केट का नाम देते हैं। और ये जो लेमन स्केट हैं ये जो है सेंटर्ड होती हैं ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब है कि इनका सेंटर हमेशा 0 0 पे लाया करेगा, ठीक है। तो इनकी भी दो तरह की होती है पोजीशन, कि या तो वो ये हॉरिजॉन्टल हो सकती हैं या वर्टिकल हो सकती हैं, और इनकी पोजीशन जो है वो ए स्क्वायर के साइन पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉस 2 थीटा, ये किसकी इक्वेशन है? तो आप देख सकते हैं कि आर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है आर स्क्वायर तो लेमन स्केट के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद आगे भी देख लें तो अगर ये ए स्क्वायर की वैल्यू है साथ में कॉस 2 थीटा है तो ये इक्वेशन आती है लेमन स्केट के अंदर, ठीक है। और किसी के अंदर भी कॉस 2 थीटा यूज़ नहीं हो रहा। पीछे हमने कार्डियोइड्स और जो लेमिकॉन्स पढ़े हैं, ठीक है, उनके अंदर 2 थीटा यूज़ नहीं हो रहा। तो ये 2 थीटा और साथ में आर स्क्वायर ये किसके अंदर है? लेमन स्केट की इक्वेशंस के अंदर है। तो इनकी पहचान बस आपने कर लेनी है। नेक्स्ट हमारी जो शेप्स हैं वो है रोज कर्व्स। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आर इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा एंड आर इज इक्वल टू ए कॉज एन थीटा। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये रोज कर्व्स को शो करती हैं, ठीक है। represent flower shaped curves called roses. The rose has n equally spaced petal loops. ये यानी जैसे फूल की पत्तियाँ होती हैं ना, इस तरह से इसकी पेटल्स हैं, और n की वैल्यू डिटरमिन करती है कि कितनी पेटल्स आएंगी, ठीक है। अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है तो n पेटल्स आएंगी, और अगर n की वैल्यू इवन है तो 2n पेटल्स आएंगी। जैसे अगर n की वैल्यू 3 हो तो 3 पेटल्स आएंगी, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो जितनी वैल्यू होगी उतनी यहाँ पे आपने पत्तियाँ बना देनी है।
लेकिन अगर n की वैल्यू इवन हो जाती है तो 2n पेटल्स आती हैं, यानी n की वैल्यू अगर 2 है तो 2n का मतलब है 2 2s आर 4, तो आप 4 पेटल्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इवन होने की फॉर्म में आपने डबल कर देनी है n की वैल्यू, और ऑड होने की फॉर्म में सेम आपने ड्रॉ कर देनी है। और इसकी भी जो ओरिएंटेशन है ये साइन ऑफ ए पे डिपेंड करती है कि इसके जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी। उसके बाद लास्ट हमारी यहाँ पे शेप्स हैं, लास्ट ग्राफ जो है वो स्पाइरल्स का है। अ कर्व दैट वाइंड्स अराउंड द ओरिजिन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स इन सच अ वे दैट आर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज स्टेडीली एज थीटा, यानी एक इस तरह की कर्व जो कि ओरिजिन के अराउंड वाउंड होती है। ठीक है, ये जैसे आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं, ये इस तरह से वाइंड होती जा रही है और ये चलती जाएगी। जितने भी लूप्स हो सकते हैं वो तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इस शेप की होती है। ठीक है, कॉइल शेप की होती है। और इसमें आर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा होता है, थीटा भी उसी तरह से चेंज हो रहा होता है। इन जैसे जैसे थीटा चेंज होगा आर की वैल्यू भी चेंज होगी, या तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, आर इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, इसमें थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अगर थीटा पॉजिटिव है तब भी सेम इक्वेशन है, नेगेटिव है तब भी सेम इक्वेशन है, कोई चेंज नहीं आता। नीचे जो है a इज़ पॉजिटिव एंड थीटा इज़ इन रेडियंस, के a जो है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। स्पाइरल्स के अंदर a की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, a जो है लेस देन 0 नहीं हो सकता। उसके बाद जो थीटा यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये हमेशा रेडियंस में होगा, डिग्रीज में आपने यूज़ नहीं करना। इट्स इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस अकर्स एट, एक्स एक्सिस कौन सा है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये इसके साथ इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे इसका एंगल जो है वो या तो 0 डिग्री होता है, या हम कह सकते हैं कि पाई होता है, सॉरी 2 पाई होता है। इस साइड पे इसका एंगल होता है पाई। ठीक है, इस साइड पे दोबारा सर्कल कंप्लीट हो तो वो 2 पाई आ जाता है, फिर इस साइड पे आएगा तो वो हो जाएगा 3 पाई, फिर एक सर्कल और कंप्लीट होगा तो उसका एंगल बनेगा 4 पाई। तो यानी एक्स एक्सिस पे इसका इंटरसेक्शन इन एंगल्स पे होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, और ये चलता जाता है। और वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ पे एक एंगल पहले तो पाई बाय 2 यानी 90 होता है, फिर इधर यहाँ पे पहुँचें तो वो हो जाता है 3 पाई बाय 2 यानी 270, फिर एक सर्कल और इसमें ऐड कर दें तो वो हो जाता है आपके पास 5 पाई बाय 2। इसी तरह से आपने ऐड करते जाना है 180 उसके अंदर, यानी पाई ऐड करते जाना है, तो इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन इन वैल्यूज़ के ऊपर होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमने डिफरेंट टाइप की कर्व्स देखी हैं, कि उनके नाम, उनकी इक्वेशंस और उनके ग्राफ्स। ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, बस आपने इनकी इक्वेशंस की पहचान रखनी है। ठीक है, कि किस तरह से इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, इनकी रीडिंग अच्छे से कर लेनी है आपने। और बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।